शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे, वो जनता के उद्योग। नमस्कार, मैं भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बना हुआ है। दिल्ली की हवा जो दूसरे दिन भी लगातार बहुत खराब स्तर पर रही और नोएडा जो है वो सबसे प्रदूषित शहर रहा। फिलहाल कहा जा रहा है कि अगले 5 दिन इससे किसी भी प्रकार की कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिल्ली के जो स्कूल है, जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के स्कूल जो है वो अगले पूरे 1 सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है। कार्यालय भी 17 तारीख तक अभी तो बंद रहेंगे और सभी अधिकारी वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करेंगे। ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। देखते हैं दिल्ली की आबो हवा कब। तो हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर हालात इसी प्रकार खराब रहे तो लॉकडाउन के ऊपर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार और सारी एजेंसी से कंसल्ट किया जाएगा। इस प्रकार की बातें अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही। अब उससे भी आगे आपको बता दो कि गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अंदर जो हमारी फोर्सेज है उन्होंने जंगलों में सर्च अभियान चलाया वहां पर और 26 नक्सली ढेर कर दिए, मारे गए। हालांकि हमारे 4 पुलिसकर्मी भी उसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। इससे आगे दुखद खबर यह है कि मणिपुर का जो चूड़ा चंद्रपुर जिला है उसके सिंघट इलाके में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और असम राइफल्स के ऊपर, काफिले के ऊपर घात लगाकर उन्होंने हमला किया और उसके अंदर हमारे जवान 46 असम राइफल्स के जो कमांडिंग अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। और उसके अंदर जो एक और दुखद चीज है वो ये है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी और साथ साथ 8 वर्षीय पुत्र भी इस हमले के अंदर मारे गए। हालांकि इसके ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। अब मैं बताता चलूं कर्नल जो विप्लव त्रिपाठी के बारे में कि लगभग 42 वर्षीय विप्लव त्रिपाठी थे। कहा जा रहा है कि उनका 1980 के अंदर उनका जन्म हुआ था और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रहने वाले थे। रायगढ़ जिले के, मैं क्षमा चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा के सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी और डिफेंस स्टडी के अंदर उन्होंने एमएससी की थी। एमएससी करने के बाद उन्हें प्रमोशन मिला था। उनके पिता जो है सुभाष त्रिपाठी और रायगढ़ जिले के दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं और दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी संविधान सभा के सदस्य हैं। स्वर्गीय शहीद विप्लव त्रिपाठी के भाई भी सेना के अंदर है। नमस्कार इंडिया। इन महान शहीद विप्लव त्रिपाठी, कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके पूरे परिवार, साथ साथ जो 4 और जवान शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैल्यूट करते हैं। चलिए अब इससे आगे आपको मालूम है सलमान खुर्शीद, उनकी जो किताब है उस किताब के ऊपर जो फिलहाल तो शोर शराबा मचा ही हुआ है। अब जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उन्होंने कहा है कि उनकी किताब के ऊपर पूरे भारत के अंदर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं इस विषय के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। और एक और जो फिलहाल चर्चाओं के अंदर बना हुआ है वही अभिनेत्री जो पिछले कम से कम पहले भी कुछ ना कुछ बोलती रही है और समझ नहीं आता कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है भी या नहीं। उनको किस प्रकार से पद्मश्री दे दिया गया और अगर दे भी दिया गया तो सरकार क्यों उससे पद्मश्री वापस लेने में देर लगा रही है, जबकि अनेकों संगठन और राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं। केवल लखनऊ के तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, हालांकि उनका एक होर्डिंग नजर आ रहा है लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी का, केवल वो ही नहीं बल्कि आज दिल्ली के अंदर, जैसा कि हमने कल के बुलेटिन में बताया था
कि हमने उस समय भी जानकारी दी थी कि आजाद हिंद सेना दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जा सकते हो, संसद भवन के सामने जा सकते हो। इस अभिनेत्री, इस सिर्फरी अभिनेत्री, इससे मैं कहूं पागल बदतमीज अभिनेत्री के विरुद्ध कार्रवाई हुई और वही हुआ आज। आजाद हिंद सेना के संस्थापक अध्यक्ष हरगोविंद अरोड़ा अपने सहयोगियों के साथ आज जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद उन्होंने मीडिया से वो मुखातिब हुए। नमस्कार इंडिया से भी उन्होंने बातचीत की। सुने। आज आजाद हिंद सेना के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम एक ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, जो एक अदनी सी अभिनेत्री ने हमारे महान क्रांतिकारियों का और देश के लिए शहादत देने वालों का जो अपमान किया कि देश की आज़ादी भीख में मिली है, वो आज़ादी भीख में मिली होती तो आज इसको इतना इतराने का मौका ना मिलता। और प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया कि तुरंत ऐसी इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और हमारे जनता की खून पसीने की कमाई के पैसों से जो इसको सुरक्षा दी गई है वो तत्काल वापस ली जाए। अब एक अदनी सी अभिनेत्री इस महान राष्ट्र का और इस महान राष्ट्र के लिए उन महान भारत माता के सपूतों का, क्रांतिकारियों का, जिन्होंने अपने जीवन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनका अपमान कर रही है, तो क्या एक कोई महान देश इसको स्वीकार करेगा, इसको बर्दाश्त करेगा? लेकिन हरगोविंद जी, ये जो अभिनेत्री महोदया हैं, ये पहले भी अनेकों बार अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का अपमान करती आ रही हैं। तो आपने पहले कभी इस प्रकार का विरोध किया या इस बार पहली बार ही आपका मौका? आप मेरे पुराने ट्वीट जब भी देखेंगे और मैंने हर समय पर इनका विरोध किया, लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि सरकार पद्मश्री के लिए योग्यता के मापदंड ये स्थापित करेगी कि देश का अपमान करने वालों को और विवादित बयान से चर्चा में बने रहने वालों को, या हो सकता है उसे केवल एक किसी राजनीतिक दल को लाभ होता हो, उनको पद्मश्री जैसा सम्मान मिलेगा। कल तो इन्हें भारत रत्न भी दिया जाएगा। आपको मैं बताऊं, मुगले आजम आप सबने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि एक लौंडी के कदमों में देश के मुस्तकबिल को डाल देंगे। तो वो तो मुगल थे, जब उन्होंने देश के मुस्तकबिल का इतना सोचा, तो आज तो आप भारत माता के सपूत हो, आप भी तो देश के मुस्तकबिल, मतलब हिंदी में देश का भविष्य, उसके विषय में सोचिए, आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे कि ऐसे अनेकों बयान आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है वो कहीं भी आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं इनके विरुद्ध? ऐसे नहीं जी, अब इसको तो सबसे ये शर्म का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के लिए भी है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इस डैमेज कंट्रोल के लिए टेलीविजन से संबंधित कोई पात्र आज शाम को ही आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी देना शुरू कर दे। सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि भारत में पैदा हुआ हूँ, मैंने अपने दायित्व को निभाया। मैंने अपनी पीड़ा कहाँ व्यक्त करूँगा, आप बताएं? मैंने अपना दायित्व निभाया। देश की 130 करोड़ जनता को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो सरकार अमृत महोत्सव बना रही है 75वें वर्ष, आज़ादी के 75वें वर्ष, अगर देश पहले आज़ाद नहीं हुआ तो कंगना रनौत फिर सरकार से कहे कि अमृत महोत्सव को समाप्त करें, क्योंकि अभी 75 वर्ष तो हुए ही नहीं है देश को? नहीं, हाँ, ये आपने बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछा कि अगर कंगना जी को पद्मश्री इस घोषणा के पहले मिल गया होता तो शायद सरकार अमृत महोत्सव की घोषणा भी न करती। और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और ऐसे अशफाक उल्लाह खान, लाखों हजारों लोग जो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए, इसीलिए कि उनका अपमान हो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। 3 से 4 दिन में अगर भारत की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो आज़ाद हिंद सेना एक प्रचंड प्रदर्शन करेगी। हम विरोध जारी रखेंगे जब तक कि इस अदनी सी अभिनेत्री को इसकी हैसियत बता नहीं जाती। आपको लगता है कि सरकार इससे पद्मश्री वापस लेने की प्रक्रिया मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। सरकार इनसे पद्मश्री वापस नहीं लेगी, लेकिन मैं आने वाली नस्लें या आने वाला समय मुझे ये ना दोष दे कि तू उस समय क्यों चुप था। तो क्या इस प्रकार की जो अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, कहीं ये अपना उच्च सदन के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर जाने का रास्ता तो नहीं बना रही? राज्यसभा में और लोकसभा में जाने के ऐसे रास्ते बनने लग गए और ये मापदंड स्थापित हो गए तो इस देश का भविष्य आप स्वयं सोच सकते हैं क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये इन लोगों ने, मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो लोग इतने संघर्षों के बाद
देश की सत्ता में आए, उनके खून में भी देश के लिए बहुत कुछ होगा और वो इसको स्वीकार करेंगे। नहीं, क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको सपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका अर्थ तो ये हुआ हरगोविंद जी कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि का अपमान कर रहा है, क्योंकि मूक समर्थन, जो मूक रहना भी तो समर्थन ही कहा गया है ना। कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान में उसे बर्दाश्त कर रहा है। नहीं, लेकिन मूक रहना भी तो समर्थन माना गया ना। बिल्कुल, ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है। अब देखते हैं, इन्होंने कहा 3 दिन इंतजार करने का, 3-4 दिन इंतजार कर लेते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उसके विरुद्ध, इस सिरफिरी अभिनेत्री के विरुद्ध प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा और इनकी जो मांग है उससे पद्मश्री वापस लेने की, उसकी सिक्योरिटी जो हमारे खून पसीने के पैसे से जो उसको सिक्योरिटी दी गई है उसको वापस लेने की। लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा हमने प्रश्न भी किया हरगोविंद अरोड़ा जी से, कि उसको मूक समर्थन है, कहीं ना कहीं से तो आशीर्वाद प्राप्त है, और आशीर्वाद प्राप्त नेचुरली सत्ता पक्ष से है। अब सवाल देखते कि कितने दिनों के अंदर इनको उच्च सदन, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो भी ऐसे लोगों की जगह समाज के अंदर, ऐसे लोगों की जगह मैं कहूं कि कहीं पागल खाने के अंदर है, और इनका इलाज कराया जाना चाहिए, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ये लोग हमारे जो शहीद हुए आजादी दिलाने के लिए, जो चंद्रशेखर आजाद हो, मंगल पांडे हो, और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह आदि आदि जितने भी, और जो मूवमेंट के जो हिस्सा रहे आजादी दिलाने के लिए, महात्मा गांधी, नेहरू जी आदि, तो उनका अपमान हुआ ना, हमारी आजादी का अपमान हुआ। इसका मतलब ये लोग हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। जब जरा सी बात के अंदर, जैसे सलमान खुर्शीद ने अगर किताब के अंदर, अपनी किताब के अंदर कुछ लोगों की तुलना, कुछ लोगों की, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ राम भक्तों की तुलना, जिस प्रकार ISIS या कुछ संगठन, और उन्होंने एक राशिद अल्वी साहब ने जो तुलना की, या जो भी एक उदाहरण देते हुए जो भी उन्होंने बोको हराम और ISIS की बात कही, अगर उसके ऊपर इन लोगों का खून वाले मार जाता तो मेरी समझ नहीं आता कि ये तथाकथित हिंदूवादी नेता कहां चले जाते हैं ऐसे समय में, जब हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है। वैसे तो आप बार बार निकल कर आते हैं कि नहीं, ये हमारे शहीद है, चंद्रशेखर आजाद शहीद है, आप वीर सावरकर का भी नाम लेते हैं, आप मंगल पांडे जी के लिए भी बातें करते हैं, और फिर अब जब ये सिर्फ एक अभिनेत्री तथा ये फिल्में बनाकर नकली घोड़े पर बैठ देने से कोई मणिकर्णिका नहीं बन जाती। इसका मतलब ये तो मणिकर्णिका का भी अपमान है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया। लानत है ऐसी अभिनेत्री, और नमस्कार इंडिया भी मांग करता है कि ऐसे लोगों से पुरस्कार तो वापस लिया ही जाए, जिस प्रकार का भी सुरक्षा दी जा रही है वो भी वापस ली जाए, और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उनके मानसिक, इनका इलाज भी कराया जाना चाहिए ऐसे लोगों। वही चलिए अब आगे चलते हैं इन्हीं विषयों को लेकर। एक विकासशील पार्टी, मैं क्षमा चाहूंगा, विकासशील इंसान पार्टी, आपको मालूम है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी है बिहार के अंदर। तो उनका वैशाली जिला के महासचिव, और मैं कहूं कि कई फिल्मों में काम कर चुके फिल्म अभिनेता भी, शिवनाथ सहनी साहब। शिवनाथ सहनी आज दिल्ली में थे, और दिल्ली में आकर वो मीडिया से मुखातिब हुआ, और उनसे हालांकि चर्चा वही कही की, कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद की किताब के संदर्भ के अंदर चर्चा की गई। ये जो अभिनेत्री महोदया है, सिर्फ अभिनेत्री जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, इस अभिनेत्री के विषय के अंदर भी चर्चा की गई। और आपको मालूम है कि हम अमूमन उसका नाम लेने से अक्सर बचते हैं, ऐसे लोगों का नाम लेकर हम अपने शहीदों का अपमान क्यों करें? अब इनसे पूछा जाए तो फिर तो प्रधानमंत्री जी से कहें कि भाई ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है 75वें वर्ष के आजादी का, तो इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि 75 वर्ष तो अभी हुए नहीं, अभी तो 7 ही वर्ष हुए देश को आजाद हुए। खैर, हालांकि जो शिवनाथ सहनी साहब है वो क्योंकि सहयोगी पार्टी होने के कारण सीधा सीधा जवाब देने से तो बचते नजर आए। हाँ, सलमान खुर्शीद और बाकी विषयों के ऊपर उन्होंने खुलकर
अपने विचार रखते। सुने शिवनाथ सहनी जी को। सलमान खुर्शीद साहब जो किताब लिखे हैं और हिंदुत्व पे उन्होंने सवाल उठाया है कि हिंदुत्व जो है वो आतंकवाद है, वो बहुत ही गलत सवाल उठाया उन्होंने। और ये भारत के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं और इस तरह का बयान सलमान खुर्शीद साहब के लिए शोभा नहीं देता है, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। सर, सवालों की इस जगत में हर प्रकार कोई नया बातें आती है। जैसे कर्नल राणावत ने कहा कि हम तो 2014 के बाद स्वतंत्र हो रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है आज़ाद 1947 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। और लाखों हज़ारों जो हमारे शहीद हुए लोग, ऐसे आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत कर्म करना पड़ा है, तपस्या करनी पड़ी है, बलिदान देना पड़ा है। अगर उनको लगता है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है देश को, तो उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। नहीं, लेकिन क्या आप इसको शहीदों का अपमान मानते हैं, उनके इन शब्दों का अपमान मानते हैं और इनको इसके लिए देश से माफ़ी मांगना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी कहा है, अभी जो बयान उनका आ रहा है उसके अनुसार कि भाई कोई ये बता दे कि 1947 में कौन सा युद्ध लड़ा गया तो मैं अपना पद्मश्री भी वापस कर दूंगी। आपकी कोई प्रतिक्रिया इस बात को लेकर? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं उसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने अगर ये है कि 2014 में उनके समझ से अगर देश आज़ाद हुआ है तो उनकी अपनी सोच हो सकती है या अज्ञानता कह सकते हैं इसको। मतलब आप मानेंगे कि अज्ञानता है? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ऐसा मतलब आप उनके बयान से पूरी तरह असहमत हैं व्यक्तिगत रूप से? ये तो कहा जी हाँ, व्यक्तिगत ही राय है, बट उससे सहमत नहीं है। क्योंकि देश आज़ाद हमारा 1947 में हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम लोग चलते हैं और हमारा संविधान चलता है और देश चलता है। हमारे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी कहें कि प्रखंड स्तरीय हम अपना वीआईपी पार्टी का टीम गठित करेंगे और शराब माफिया पे है उस पर नकेल कसेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कानूनी में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो हमारी जो विकासशील इंसान पार्टी है के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी, उन्होंने कहा है कि प्रखंड स्तरीय हमारी कमेटी की गठन होगी। जो कार्यकर्ता है उनको ये संदेश दिया जाएगा, वो गांव-गांव घूम करके ये पता करेंगे कि कौन शराब माफिया है, किसके संरक्षण में दारू की बिक्री हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन तो नहीं मिली हुई है और इस पर बड़ी जोर से काम किया जाएगा और पूर्ण शराबबंदी जो है उसको वो किया जाएगा। चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है और यूपी चुनाव में हमारे माननीय मुकेश सहनी जी जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी जोर पे काम कर रहे हैं। उनका दौरा चल रहा है, अभी कमेटी की गठन हो रही है, निषाद समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि 165 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 15% जो वोट है हमारा निषाद समाज का, वहाँ जो 165 सीट पे ये तय करती है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको चिन्हित करके और चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और काफ़ी सैनी जी, आपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव कॉन्टेस्ट करना है, अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ पुत्र नहीं थे, राम श्रृंगी ऋषि पुत्र थे। उन्होंने संजय निषाद जी माफ़ी मांगा है, इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है। नहीं, पहले चर्चा में आ जाएं, बाद में आप माफ़ी मांगे, मतलब इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी। निषाद जी जो हैं वो राम नहीं थे, तो ये ज्ञान की कमी है, अकल की कमी कहा जाए इनको। राम जो है वो श्रेष्ठ हैं, प्रभु श्री राम हैं, हम लोग मानते हैं। और निषाद समाज, आप जैसा कि जानते हैं कि निषाद मतलब कुल मिलाकर आप संजय निषाद के बयान की भी निंदा करते हैं? उनकी बयान को जो है हम लोग नोटिस नहीं लेते। देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि जब कभी हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में, क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब का जब जिक्र चला, उन्होंने जो कुछ लोगों की, अगर उसको पूरा पढ़ा जाए, ISI और बोको हराम से जो तुलना की कुछ लोगों की, इसी प्रकार राशिद अल्वी ने भी कहा कुछ लोगों, कुछ शब्द है वहाँ पर जो कहा, तो वहाँ तो सब लोग चुप बोलने लगते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जब संजय निषाद जैसे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जो संजय निषाद जी की है वो मानसिकता कांग्रेस वाली मानसिकता है उनकी। हाँ, वो राजनीति करते हैं तो वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं और सहयोगी बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो दिखावा करते हैं सहयोगी बनने की, दरअसल में वो सहयोगी नहीं है, ना उनका कोई पार्टी है, वो दुकान चलाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसे लोग भाजपा का नुकसान करेंगे? बिल्कुल नुकसान करेंगे। एक हमारा मांग है निषाद समाज का, निषाद समाज को जो आरक्षण देगा वो पार्टी के साथ हम मिलेंगे और भव्य तरीके से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ हमारी सरकार। आपके लोग अगर वहाँ पर जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश की आम जनता को क्या फ़ायदा होगा आपके आने? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि सभी देख लीजिए राज्यों में, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, सभी राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण दिया गया है, जबकि यूपी में आरक्षण नहीं दिया गया है, बिहार में आरक्षण नहीं दिया गया। तो हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है सरकार से, वो आरक्षण की मांग है। आरक्षण जो पार्टी देगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे, उनके साथ हमारा समर्थन होगा और सरकार बनेगी और हम लोग
बिहार में भी सरकार में है, एनडीए गठबंधन में है, और यहाँ भी एनडीए गठबंधन क्या में। आपकी पार्टी जो साधारण समाज है, जो आरक्षित वर्ग में नहीं आ रहा है, गैर निषाद समाज, उसके लिए भी, उसके उद्धार के लिए भी कुछ सोचती है? बिल्कुल सोचते हैं। जैसे क्या है, यूपी में चुनाव लड़ेंगे और वहाँ निषाद समाज के साथ साथ जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, दलित है, शोषित है, अति पिछड़ा है, सबके लिए वो काम करेंगे। और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उसके लिए तो पार्टी हमारी अक्सर काम करती है और करती रहेगी। ठीक। चलिए, अब इससे आगे आपको एक जानकारी और देता चलूं कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल के पास, हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे सोमवार को, अर्थात परसों। और वहीं जो एक और बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आजमगढ़ का नाम भी बदल कर अब आर्यनगढ़ किया जा सकता है, या किया जाने का पर मंथन चल रहा है। चलिए, तो अब हम सनराइज ओवर अयोध्या से आगे निकलते हुए एक जानकारी मैं और आपको देता चलूं कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि इस समय बहुत सारे वेब पोर्टल्स और दुनिया भर के लोग और खासतौर से अखबारों से संबंधित और ज्योतिष शास्त्री आदि आदि बड़ा कर रहे हैं। कभी 600 वर्षों बाद एक ऐसा ग्रहण आ रहा है और 600 वर्षों बाद ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण 19 तारीख को, इसी 19 नवंबर को। लेकिन मैं सीधा सीधा आपको स्पष्ट कर दूं कि ये ग्रहण किसी भी प्रकार से भारत के अंदर नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में शाम को जब सूर्य अस्त होने लगता है उस समय उसका कुछ अंश कहीं पर नजर आ सकता है, तो उसको अब आंशिक चंद्र ग्रहण आप बेशक कह लीजिए, लेकिन उसका क्योंकि जो समय है उस समय के अनुसार ये जो उपछाया से जो उसका पहला स्पर्श आ रहा है वो लगभग 11:30 बजे से आ रहा है। ठीक है साहब। और जिसको कहते हैं प्रच्छाया से पहला स्पर्श जो है वो 12:50 पर दोपहर में है, और परम ग्रास चंद्र ग्रहण जो है वो 2:33 पर दोपहर बाद है। प्रच्छाया से जो अंतिम स्पर्श होगा वो होगा लगभग 4:17 संध्या में, और जो पूरी तरह से अंतिम स्पर्श होगा वो 5:33 पर। अर्थात सीधी सी बात है कि पूर्वोत्तर के किसी राज्य में हो सकता है जब चंद्रमा बिल्कुल छिपने लगे उस समय कहीं थोड़ा बहुत अगर कोई स्पर्श हो रहा होगा, वरना यहाँ पर कम से कम उत्तर भारत में, पश्चिम में, दक्षिण में बेफिक्र रहे, किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है, कोई सूतक नहीं लगेगा हम लोगों को यहाँ पर। ये समझ नहीं आता है कि जब मेरे यहाँ बारिश से कोई लेना देना नहीं, अब अगर कहीं पर वहां गर्मी पड़ रही है या कहीं पर बरसात हो रही है, अमेरिका में बरसात हो रही है जून के महीने में, अगर वहां कहीं बर्फ पड़ रही है तो क्या मैं दिल्ली के अंदर छाता लेकर चलूं या कोट पहनकर चलूं? तो समझ से बाहर है क्यों लोगों को मिसगाइड किया जाता है इस प्रकार से। पर चलिए, तो सब चीज आज के समय में कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ रही है, व्यवसायीकरण हो गया हर चीज का। लोग करेंगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, उन्हें सामान बताया जाएगा आदि आदि। ठीक है, इस दौरान के अंदर अगर आप प्रभु नाम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, भजन कीर्तन जो भी आप करना चाहें करें, लेकिन सूतक नहीं लग रहा है और उसके किसी भी प्रकार के उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक दो पूर्वोत्तर के स्टेट्स के बारे में नहीं कर सकता, बाकी की चर्चा इस विषय पे मैं कल एक बार फिर करूंगा। तो अब फिर आप लोगों से, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत के अंदर जो है वो मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, कहा जाता है कि ऐसे में एकदम से बिस्तरे से ना निकला करें, आप सुबह थोड़ा सा रुक कर बाहर निकला करें, या थोड़ा सा रुक कर बिस्तर से उठे, आंख खुलने के कुछ समय के पश्चात सावधानी जरूर बरतें। अब इसके अंदर कोई फैशन दिखाने की जरूरत नहीं है, गर्म कपड़े आप धीरे धीरे निकालने शुरू करें, सावधानी पूर्वक रहें, और फिर वहीं बाहर निकले तो मास्क लगाकर। आजकल तो वैसे भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के अंदर ये जो प्रदूषण आ रहा है पराली और किसी भी कारण से वो बात का विषय, लेकिन फिर मास्क और मास्क फिर वही नाक के ऊपर से लेके और यहाँ थोड़ी के नीचे तक प्रॉपर तरीके से कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक तब तक रहें स्वस्थ और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार। Revolution.